हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारा 6th चैप्टर है ये, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 या हम इसे बोल देते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? मेथड्स एंड पॉलिसीज, मेथड्स एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की ना, उन्हें हमने क्या कहा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस फॉर्म में आए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 3 फॉर्म में थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या थर्ड था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 3 फॉर्म में थे जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी बोल देते हैं या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो 3 फॉर्म में थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले यानी कि कब आए? 1991 के अंदर हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का स्टार्ट किया था। उससे पहले क्या था? उससे पहले यहाँ पे एल हुआ करता था। एल स्टैंड फॉर लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग जरूरी था। पी की जगह हमारे यहाँ पे क्यू होता था, कोटास थे फिक्स, और उसकी जगह था परमिट्स। तो पहले तरीके से हम एलक्यूपी को फॉलो कर रहे थे और हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एल स्टैंड फॉर लाइसेंसिंग। पहले आपको कोई भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए या फिर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने पड़ते थे। हर चीज के कोटास फिक्स थे, यानी कि कितना यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना नहीं। परमिट्स, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए क्या करने पड़ते थे? परमिट्स करने पड़ते थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा था तो 1990s तक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा हो गया था उसके रिगार्डिंग हम बात कर चुके थे। लेकिन उसके बाद इकोनॉमी के अंदर चेंजेस किए गए, किसको अडॉप्ट किया गया? लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी कर देना, यानी कि उनको फ्री कर देना। जैसे हमें पता है कि पहले जैसे लाइसेंसिंग की जरूरत थी तो गवर्नमेंट ने उस लाइसेंसिंग को कम कर दिया। आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो उसके रिगार्डिंग आपको फ्री कर दिया। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज कर रखे थे हमारे ऊपर, या मैं कहूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए थी? परमिट्स चाहिए थी। हमने उन चीजों को धीरे धीरे हटा दिया और लोगों को फ्री कर दिया। यानी कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर भी था, यानी कि इकोनॉमी के अंदर सभी लोग जो चाहे वो यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस चाहे चीज का चाहे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसे हमने कहा है लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरल हो जाना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या? प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि जैसे हमने बात की थी कि पहले 1990 तक, 1990 तक जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। सारा टोटल कंट्रोल किस पे होता था? इंडस्ट्रीज का, पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर केवल एक सेकेंडरी रोल प्ले करता था कुछ इंडस्ट्रीज में। जैसे हमने बात की थी आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जब हमने उसकी बात की थी तो उसमें हमने बात किया था कि 3 कैटेगरी बनाई गई, कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी के अंदर वो सभी इंडस्ट्रीज जिसपे टोटल कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। फिर 12 इंडस्ट्रीज जिसपे सेमी टोटल कंट्रोल तो किसका होगा? गवर्नमेंट का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और द थर्ड वन इज रेस्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो उसके अंदर कुछ भी मतलब जो मेन कंट्रोल था किसका था? पब्लिक सेक्टर रोल प्ले कर रहा था। लेकिन 1991 के अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया। प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट करने का मतलब है कि अब गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट किया? जो टोटल कंट्रोल वाली कंपनी थी, जिसके ऊपर टोटल कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था, उसको उसने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता था और उसको परचेज करके अपने बेसिस पे रन कर सकता था। और साथ में जिसमें सेमी कंट्रोल था उसके अंदर से अपना मैनेजमेंट या ओनरशिप थी उसको निकालना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर था वो इन्वॉल्व होने लगा। जैसा हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि जो पब्लिक सेक्टर था उसके अंदर इनएफिशिएंट मोनोपोलीज क्रिएट हो गई थी, यानी कि जो काम हो रहा था वो पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रहा था, करप्शन उसका एक बड़ा पार्ट था। तो उस वजह से हम ज्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो प्राइवेटाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया। और द थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है टू इंटीग्रेट द इकोनॉमीज, जो इकोनॉमीज हैं जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सभी को आपस में जोड़ना। तो हम पहले 1990 तक हमारी क्या पॉलिसी थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या मैं कहूँ इनवर्ड
लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कि हम केवल विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ही अपने आप को स्टेब्लिश रखते थे, उससे बाहर नहीं जाते थे। लेकिन 1991 में हमने ये माना कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में compete करना चाहिए, हमें भी इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्टैंड करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमीज उनसे जुड़ सकें और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये तीन पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, किसकी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या थे, पहले क्या थे, उनको हमने चेंजेस कैसे किए। ठीक है, लेकिन जो बात अराइज होती है, जैसे हमने बात की कि 1990 तक हम कैसी इकोनॉमी थे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी हमारी कि हम केवल अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे, यहीं पे सेल करेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हमने क्या कर रखा था? रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिएगी। ठीक है, तो बात आती है कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। हम बात करेंगे किसके? व्हाई आर वी इन नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए कुछ डाटाज है, उसके बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें जरूरत पड़ी और क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ी। तो नीड की जब बात आती है तो सबसे पहले हमने एक टर्म है फिस्कल डेफिसिट। क्या टर्म है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, लेकिन हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होते हैं, यानी सरकार के पास आय कम है और उसका पैसा एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, हमने डेफिसिट में पढ़ा था, डेफिसिट अलग अलग प्रकार के थे उसमें से। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए बोरोइंग्स करनी पड़ती है, यानी कि क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसकी जो रेवेन्यूज हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो कम है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इकोनॉमी घाटे में चल रही है हमारी और वो बोझ सरकार के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। उसकी वजह से क्या था? मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर, हमने जैसे बात की पहले कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का। मेन रोल प्ले कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रन कर रही थी, इवन वो लॉसेज में थी फिर भी रन कर रही थी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब पब्लिक सेक्टर कंट्रोल होता है तो उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी था। ठीक है, लाइसेंसिंग वाला था तो भी वो उनके बेसिस पे रन करते थे। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा था, लगातार फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे वो कम थे और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा था। अगर मैं उस समय की बात करूं, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था 1981 के अंदर, 1980 के अंदर 5.4% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 5.4% था, कब? 1981 के अंदर। लेकिन 1989 और 1990 तक की बात करें हम, 1989 तो ये बढ़कर 8.4% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना हो गया था? 8.4%। तो रेगुलरली हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा था। तो अब हमें पता लगा कि अगर हम टोटल कंट्रोल किसके पास रखेंगे? पब्लिक सेक्टर के पास, तो हमारी इकोनॉमी है वो फिस्कल डेफिसिट की वजह से दबाव में जाती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो नीड हमें फील हुई उसका रीजन क्या था? वो था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, या हम दोबारा बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक इकोनॉमी यानी कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सब का जो स्टेटमेंट तैयार होता है, उनका जो अकाउंट तैयार होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा है दो चीजें होती है, करंट अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर हम जनरली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट। और करंट अकाउंट के अंदर हम बात करेंगे किसकी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। ये चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके अंदर हम बाकी डिटेल में बात कर लेंगे। तो करंट अकाउंट जो है उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो 1981 के अंदर, 1980-81 और 1989 और 1990। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट के अंदर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेफिसिट का था, यानी कि हमारे पास पैसा कमा रहा था ज्यादा, कितना? 2217 करोड़। और 1989 के अंदर ये 17,367 करोड़। ठीक है, तो इस मैनर में हम देख सकते हैं
कि हमारा करंट अकाउंट का जो नेगेटिव बैलेंस यानी कि रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात करें तो हमारे पास जो एक्सेस था, हमारा पेमेंट्स ज्यादा हो रहा था, रिसिप्ट्स हमारे पास कम आ रहे थे। तो कितना था वो 1981 में 2217 करोड़ था और 89-90 के अंदर 17367 करोड़ था। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था। ये नेगेटिव बैलेंस था, हमारे पेमेंट्स ज्यादा हो रहे थे, रिसिप्ट्स हमारे पास कम थे, डेफिसिट का बैलेंस था ये। और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो इसके अंदर बोरोइंग्स की हम बात करें तो हमारी जो बोरोइंग्स थी ना कब 1980-81 के अंदर वो 12% ऑफ जीडीपी की 12% थी। कितनी थी? जीडीपी की 12% तो हमारी बोरोइंग थी, यानी कि हम अगर 100 रुपए कमाते तो 12 रुपए तो हमारे लोन को पे करने में ही चले जाएंगे, ठीक है। और 1989-90 तक पहुंचते पहुंचते ये 23% हो गया था ऑफ जीडीपी। तो अब हम देख सकते हैं डाटा के बेसिस पे कि हमारी इकोनॉमी में क्या था, फिस्कल डेफिसिट था, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, रेवेन्यू कम थे, इसलिए हमें इकोनॉमी के अंदर चेंजेस करने की जरूरत थी, ठीक है। अगर हम बीओपी की बात करें तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस कैसा था? डेफिसिट बैलेंस था, घाटे का था। कि यहां पर तो 2217 करोड़ और यहां पर 1736 डेफिसिट का बैलेंस था। और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूं जिसमें बोरोइंग्स, तो हमारी बोरोइंग्स टोटल जो जीडीपी थी हमारी उसकी 12% थी और जीडीपी का कितना था? 23% था। तो ये काफी इंक्रीज हो गया था, यानी कि अगर 1989-90 की बात करूं तो हमारी इनकम अगर 100 रुपीज है तो 23 तो हमें किसके रिगार्डिंग पे करने, हमारी बोरोइंग्स के रिगार्डिंग। तो हमारी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई थी, इस वजह से साथ साथ में थर्ड जो थिंग थी वो थी बेटा फॉरेन रिजर्व्स, यानी कि फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स थे, या मैं उसको कहता हूं उसको फॉरेक्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसका जो बैलेंस था वो भी हमारा काफी कम हो गया था। अगर हम बात करें तो वी हैव ओनली फंड्स फॉर ट्रेडिंग ऑफ 14 डेज। हमारे पास केवल इतना फॉरेन रिजर्व बचा था कि आने वाले 14 डेज में हम क्या करेंगे, इतना ही बैलेंस था कि हम आने वाले 14 डेज के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं था, ठीक है। क्यों? देखो अगर हम बात करें तो 1986-87 में हमारे पास 8151 करोड़ का क्या था? फॉरेन करेंसी का रिजर्व था। लेकिन 1990 और 1991 तक की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 6252 करोड़ का बैलेंस था, ठीक है। तो हमारा बैलेंस लगातार गिरता हुआ जा रहा था। हमारे पास केवल इतना बैलेंस बचा था कि नेक्स्ट हम 14 डेज तक ही ट्रेड कर सकते हैं, जो इंपोर्ट्स हमें करने हैं, उसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो न्यू पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात की हमने, इन तीनों का मीनिंग बात किया। अभी इनको डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी को। पहले लाइसेंसिंग कोटाज और परमिट्स होते थे, उसकी जगह क्या ले आए हम? एलपीजी को ले आए। फिर बात आती है कि नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का बैलेंस था 80-81 के अंदर 5.4% ऑफ जीडीपी था, जो 89-90 में कितना हो गया? 8.4% ऑफ जीडीपी। बीओपी की बात करें तो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का डेफिसिट बैलेंस हो गया था हमारा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो बोरोइंग्स थी हमारी वो पहले 12% थी 80-81 में, जो बाद में कितनी हो गई? 23% हो गई। और अगर फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स की बात करें तो हमारे पास ओनली इतना रिजर्व बचा था कि हम आने वाले 14 डेज तक ही क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। 86-87 के अंदर जो बैलेंस 8151 करोड़ था, 1991 में 6252 करोड़ ही रह गया था, ठीक है। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी, हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत पड़ी। और 1991 के अंदर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। फिर हम पढ़ेंगे इसके बेसिस पे हमें क्या क्या हमने रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या सुधार हुए, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।